मैं डॉक्टर अनीता गुप्ता, अध्यक्ष हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय आबू रोड, हिंदी साहित्य के समस्त विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के सभी जिज्ञासुओं व प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। विजय के इस पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं व सुस्ती कामनाएं करती हुई माँ सरस्वती को नमन व वंदन करते हुए नमस्ते सदा सत्व ज्ञान दायिनी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी वीणा पाणी हे सरस्वती सदा हृदय वासिनी नित्याक्षर रूपा विश्व मोहिनी। माँ सरस्वती को नमन व वंदन करते हुए हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आज की कक्षा में हम कोश विज्ञान पर चर्चा करेंगे। कोश विज्ञान भी भाषा विज्ञान का ही एक शाखा है। शब्द विज्ञान के रूप में भाषा विज्ञान की एक शाखा मानने पर विशेष दृष्टि से विशेष शब्दों का अध्ययन तो शब्द विज्ञान में किया जाता है, किंतु कोश विज्ञान कोश कला है, यानी कोश बनाने का विज्ञान है। इसमें उन सिद्धांतों का विवेचन करते हैं जिनके आधार पर कोश बनाते हैं। इस प्रकार इसका संबंध सिद्धांत से है। दूसरी ओर कोश कला सिद्धांत न होकर कला या प्रयोग है। सिद्धांतों के आधार पर कोश बनाना इसमें आता है। भाषा विज्ञान की अन्य शाखाओं के कार्यों की भांति ही कोश निर्माण भी सबसे पहले अपने आरंभिक रूप में भारतवर्ष में ही विकसित हुआ। अंग्रेजी कोशों का इतिहास 16वीं सदी के अंतिम चरण से प्रारंभ होता है, यद्यपि वे संसार में संभवतः सबसे आगे हैं। कोश मूलतः 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्ति कोश, पुस्तक कोश और भाषा कोश। व्यक्ति कोश में किसी एक व्यक्ति द्वारा अपने साहित्य में प्रयुक्त शब्दों का कोई कोश व्यक्ति कोश कहलाता है। जैसे शेक्सपियर, मिल्टन, तुलसीदास आदि के कोश इसी प्रकार के हैं। पुस्तक कोश ऐसा कोश होता है जो केवल एक पुस्तक में प्रयुक्त शब्दों का हो। बाइबिल कोश, कुरान कोश इसी प्रकार के हैं। हिंदी में इस प्रकार का एक रामचरितमानस का कोश बहुत पहले बना था। भाषा कोश इस प्रकार के कोश एक भाषा, बोली आदि के हो सकते हैं या एक से अधिक भाषाओं के। एक भाषा के कोश जिनमें अर्थ उस भाषा से उसी भाषा में दिए गए हों, जैसे हिंदी हिंदी, अंग्रेजी से अंग्रेजी, जिनमें एक अर्थ एक भाषा से दूसरी भाषा में हो, जैसे अंग्रेजी से हिंदी, रूसी से अंग्रेजी। प्रमुखतः 3 प्रकार के हो सकते हैं: वर्णनात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक कोश। वर्णनात्मक कोश के अंतर्गत किसी भाषा में किसी एक काल में प्रयुक्त सारे शब्दों और उनके सारे अर्थों को देते हैं। इस प्रसंग में ये प्रश्न विचारणीय है कि यदि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं तो उन्हें किस क्रम में रखा जाए। हिंदी में नागरिक विचारणी सभा का हिंदी शब्द सागर या उसका संक्षिप्त रूप वृहत शब्द सागर या प्रामाणिक आदि इसी प्रकार के वर्णनात्मक कोश हैं। उनमें अर्थ किसी भी क्रम से न दिए जाकर मनमाने ढंग से जैसे याद आते गए आगे पीछे दे दिए गए हैं। वस्तुतः वर्णनात्मक कोश में अर्थ प्रचलन के आधार पर क्रमबद्ध किए जाने चाहिए। जो अर्थ सबसे अधिक प्रचलित हो उसे सबसे पहले और जब से सबसे कम प्रचलित हो उसे बाद में। कभी कभी अर्थ के कम या अधिक प्रचलन के संबंध में भी विवाद खड़ा हो जाता है और ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त अर्थों में किसी को भी आगे पीछे रखा जा सकता है। ऐतिहासिक कोश किसी भाषा का ऐतिहासिक कोश उसके विकास आदि को समझने के लिए बड़ा सहायक कोश होता है। ऐतिहासिक कोश में किसी भाषा में केवल
प्रचलित शब्दों या उसके प्रचलित अर्थों को ही न लेकर सारे शब्दों और अर्थों को लेते हैं। वर्णनात्मक कोश में हमने देखा कि अर्थ प्रचलन के आधार पर सजाया जाता है या अर्थ अपने इतिहास के आधार पर सजाया जाता है। जैसे किसी भाषा का एक शब्द है आ, उसके आ, ई, ऊ ये 5 अर्थ हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि सबसे पहले किस अर्थ का प्रयोग हुआ और फिर किस किस का। मान लें उस भाषा का आरंभ 1000 ईस्वी से और आ का प्रयोग 1600 ईस्वी में और ई का प्रयोग 1100 और ऊ का 1700 और ऊ का 1200 ईस्वी में हुआ, तो कहना नहीं होगा या उन अर्थों का कालक्रम से सजाना होगा। अर्थात 1000 ईस्वी से प्रचलित अर्थ पहले दिया जाएगा, फिर क्रम से 1100, 1200, 1600, 1700 ईस्वी का। अर्थात अ, ई, ऊ, आ, ऊ। इस प्रकार का कोश बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उस भाषा का साहित्य उपलब्ध हो। ऐसे कोश के निर्माण के पूर्व हमें 2 बातें ध्यान रखनी होती हैं। पहली, उस भाषा में प्राप्त सभी ग्रंथों का पाठालोचन के आधार पर निश्चित कर लिया जाए। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बिंदु है कि प्रक्षिप्त अंशों को निकाल फेंकने की आवश्यकता नहीं, अपितु उनके रचे जाने का काल निर्धारण करके उन्हें भी उस काल या सदी की रचना मानकर उनके समकालीन साहित्य के साथ रखा जाए। द्वितीय, सभी रचनाओं का काल निश्चित कर लिया जाए। इन 2 बातों के कर लेने पर किस सदी में कौन शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ, इसका निश्चय करना सरल हो जाएगा और उनके आधार पर सरलता से ऐतिहासिक कोश बन जाएगा। इस प्रसंग में यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि ऐतिहासिक कोश हर दृष्टि से बहुत पूर्ण नहीं बन सकता, क्योंकि तैयार होने के बाद नई खोजों के आधार पर यदि कोई नई रचना सामने आ गई, पुरानी रचना का नया पाठ आ गया या किसी रचना का काल कुछ और सिद्ध हो गया, तो उनके कारण उसमें पर्याप्त परिवर्तन करना होगा। किसी भी आधुनिक भारतीय भाषा का इस प्रकार का ऐतिहासिक कोश अभी तक नहीं बना। संस्कृत का मोनियर विलियम्स का कोश इसी प्रकार का है, यद्यपि बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत का इस प्रकार का आदर्श कोश पूना में बन चुका। अंग्रेजी की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का इस प्रकार का अब तक का सर्वोत्तम प्रयास। पारिभाषिक कोश, भाषा कोश के अंतर्गत ही पारिभाषिक कोश भी आते हैं। किसी भी भाषा में विभिन्न विषयों, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, भाषा विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान आदि या उनकी शाखाओं, प्राचीन भूगोल, सांख्यिकी, ध्वनि विज्ञान में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों के कोश बन सकते हैं। इस प्रकार के कोश साहित्यिक धाराओं के भी बन सकते हैं। हिंदी में संत साहित्य कोश बड़ा उपयोगी हो सकता है। पर्याय कोश, ये भी भाषा कोश का ही एक रूप है, जिसमें मिलते जुलते अर्थ के साथ एक साथ रखे जाते हैं। उनके साथ कभी कभी विरोधी या विलोम शब्दों का भी उल्लेख कर दिया जाता है। कवियों तथा लेखकों के लिए इस प्रकार के कोश बड़े उपयोगी हैं। मुहावरा और लोकोक्ति कोश, इन दोनों का प्रत्यक्ष संबंध शब्द से नहीं है और इस प्रकार ये शब्दकोश नहीं हैं, किंतु इनका भाषा से संबंध है। अतएव भाषा कोशों के प्रसंग में इनका उल्लेख भी आवश्यक है। ये दोनों ही कोश वर्णनात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक तीनों प्रकार के बनाए जा सकते हैं। बहुभाषा कोश, ये 2 या अधिक भाषाओं के हो सकते हैं। अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के साथ उनके लिए हिंदी या संस्कृत समानार्थी शब्द देने वाले या इसी प्रकार के अन्य कोश भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार कथाओं, जीवनियों आदि अनेक विषयों के कोश हो सकते हैं। विश्वकोश का भी कोशों में महत्वपूर्ण स्थान है। कोश निर्माण के लिए हमें कुछ आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देना होता है, जैसे शब्द संकलन, वर्तनी, शब्द निर्णय, शब्द क्रम इत्यादि। जैसे शब्द संकलन पर हम जब विचार करते हैं तो सबसे पहले कोश निर्माण में हमें कोशकार को, कोश यदि जीवित भाषा का बनता है तो शब्द लोगों से सुनकर इकट्ठे करने पड़ते हैं। यदि साहित्य या पुरानी भाषा का बनता है तो पुस्तकों से सुनकर लेने पड़ते हैं।
लोगों से सुनकर इकट्ठा करने में पूर्ण कोश बनना प्राय असंभव सा है, क्योंकि हर जीवित भाषा में शब्द बढ़ते रहते हैं। नए शब्द विभिन्न स्रोतों से आते रहते हैं। साहित्य के आधार पर कोश बनाने के लिए संबंध सारी पुस्तकों की पूरी शब्दानुक्रमणी बना लेना सबसे अच्छा होता है। इससे कोई शब्द या अर्थ छूटने नहीं पाता। ऐतिहासिक कोशों के लिए तो ऐसा करना अनिवार्य है। वर्तनी शब्द संकलन के बाद उन्हें कोश में देने के लिए वर्तनी यानी स्पेलिंग ठीक कर लेना आवश्यक है। इस दृष्टि से सबसे अधिक आवश्यक चीज़ है एक रूपता। अनेक रूपता होने पर होता यह है कि कभी कभी शब्द कोश में रहता तो है किंतु मिलता नहीं। इस विषय के आवश्यक निर्णयों का उल्लेख भूमिका में अवश्य किया जाना चाहिए। शब्द निर्णय ये कार्य बहुत कठिन है। इसमें कई प्रश्न आते हैं, जैसे किस शब्द को मूल माने और किसको दूसरे के अंतर्गत रखें, समस्त पदों को प्रथम के साथ रखें या दूसरे के। इसी प्रकार से ध्वनि की दृष्टि से एक दिखने वाले शब्द को एक माने या अधिक। उदाहरणार्थ आम शब्द हैं, एक तो अरबी का जो खास न हो, दूसरे संस्कृत में आम्र का तद्भव। अच्छे कोश में दोनों को अलग अलग शब्द मानना होगा, पहला आम दूसरा आम। शब्द क्रम कोश में शब्द विशेष क्रम से होते हैं ताकि देखने वाला उन्हें सरलता से पाले। संसार में कोशों में अनेक प्रकार के शब्द क्रम प्रचलित हैं, जिनमें प्रमुख हैं वर्णानुक्रम। आज की अधिकांश भाषाओं के अधिकांश शब्द कोशों में शब्द वर्णानुक्रम से रखे जाते हैं। पहले शब्द केवल प्रथम वर्ण के आधार पर रखे जाते थे, अर्थात क से शुरू होने वाले सारे शब्द एक साथ। इसका आशय यह हुआ कि यदि किसी भी भाषा में क से प्रारंभ होने वाले 5000 शब्द हैं तो वे एक जगह बिना किसी क्रम से रखे जाते थे और खोजने वाले को सारे शब्दों को देखकर अपेक्षित शब्द खोजना पड़ता था। बाद में शब्द के दूसरे वर्ण का भी विचार होने लगा और अंत में सारे वर्णों का। अक्षर संख्या इसके आधार पर शब्दों को रखा जाता है। भारत में इस प्रकार के एकाक्षरी कोश मिलते हैं। चीनी तथा कुछ भाषाओं में ये पद्धति प्रचलित है। इसमें एक अक्षर वाले शब्द पहले, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले और आगे भी इसी प्रकार के रखे जाते हैं। सुर प्रधान भाषाओं में वर्णानुक्रम या अक्षर संख्या के आधार पर शब्दों के रखने के अतिरिक्त उन्हें सुरों के आधार पर भी रखते हैं, क्योंकि वहाँ एक ही शब्द कई सुरों में भी प्रयुक्त होता है। विचारों के आधार पर पर्याय कोशों या थेसारस में शब्दों को भाव या विचारों के आधार पर रखा जाता है। जैसे सारे जीवों के शब्द एक स्थान पर, ऐसे ही धर्म, अंग, खाद्य पदार्थ, कला, विज्ञान आदि के अलग अलग अमर कोश के कारण इसी आधार पर हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर कभी कभी शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर रखे जाते हैं। अरबी में इस प्रकार के कोश प्रायः मिलते हैं, जिनमें वर्णानुक्रम से मादा देते हैं और हर मादा के साथ उससे बनने वाले शब्द। व्याकरण बहुत से कोशों में शब्द पर व्याकरण की दृष्टि से भी टिप्पणी करते हैं। इसका निर्णय भी विचारपूर्वक होना चाहिए। कभी कभी एक शब्द कई व्याकरणिक इकाइयों के रूप में प्रयुक्त होता है। मूलतः वह जो है उसी का कोश में उल्लेख होना चाहिए। अर्थ वर्णात्मक कोश में प्रचलन के आधार पर और ऐतिहासिक कोश में इतिहास के आधार पर दिया जाता है। अर्थ 2 प्रकार के होते हैं। एक में केवल एक समानार्थी शब्द देते हैं, जैसे गज, हाथी। दूसरे में परिभाषा देते हैं या समझाते हैं, जैसे हाथी एक जानवर है जो। दोनों प्रकार का उचित प्रयोग होना चाहिए। व्याख्या जहाँ अपेक्षित हो वहीं दी जानी चाहिए। उद्धरण अर्थ के स्पष्टीकरण या उदाहरण के लिए अर्थ के साथ उसके प्रयोग भी दिए जाते हैं। ऐसे उद्धरण प्रामाणिक होने चाहिए। यदि कई उद्धरण दिए जाएं तो उन्हें काल क्रमानुसार रखना चाहिए। चित्र कभी कभी अर्थ, पर्याय या व्याख्या से स्पष्ट नहीं होते। ऐसी स्थिति में वस्तु का चित्र आवश्यक हो जाता है। उच्चारण कोश में उच्चारण भी आवश्यक है, क्योंकि मात्र सामान्य वर्तनी से वो स्पष्ट नहीं होता।
हिंदी कोशों में उच्चारण नहीं रहता। नागरी लिपि के अलग उच्चारण की हिंदी में ज़रूरत नहीं, किंतु ऐसा मानना अवैज्ञानिक है। बलाघात एवं अ, ए, औ, री, श, ज्ञ आदि कई ध्वनियों के संबंध में हिंदी शब्दों में भी संकेत अपेक्षित हैं। व्युत्पत्ति ये भी कोश का महत्वपूर्ण अंग है। अच्छे कोश में इसका होना आवश्यक है। व्युत्पत्ति का कभी तो सीधे संकेत कर देते हैं, कभी कभी तुलनात्मक दृष्टि से और भाषाओं के रूप में भी देते हैं। व्युत्पत्ति शास्त्र भी शब्द विज्ञान का एक प्रमुख अंग है। वह ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान तथा अर्थ विज्ञान का सम्मिलित योग है, जिसके आधार पर किसी शब्द का मूल खोजा जाता है। इसमें यह पता लगाया जाता है कि कोई शब्द विशेष मूलतः किस भाषा का है। साथ ही इसमें इस बात के पता लगाने का भी प्रयास हो सकता है कि मूल शब्द का अर्थ तथा रूप क्या था और किन परिस्थितियों में और किन कारणों से उसमें ध्वनि या अर्थ संबंधी परिवर्तन हुए। आधुनिक ढंग के कोशों में व्युत्पत्ति की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। कोशों में अर्थ देने के साथ साथ अब यह भी देने का प्रयास किया जा रहा है कि शब्द मूलतः कहाँ का है। इसके साथ अन्य भाषाओं से तुलनात्मक सामग्री भी देते हैं। इस दिशा में पथ प्रदर्शक कार्य टर्नर का नेपाली कोश है। उनका भारतीय भाषाओं का तुलनात्मक कोश भी आता है। व्युत्पत्ति शास्त्र के आधार पर किसी भाषा विशेष के किसी एक समय में प्रयुक्त शब्द समूह का विश्लेषण कर इस बात का भी पता लगाते हैं कि उसमें कितने प्रतिशत शब्द अपने हैं तथा कितने प्रतिशत शब्द विदेशी या अन्य भाषाओं के हैं। व्युत्पत्ति शास्त्र के लिए अंग्रेजी शब्द एटिमोलॉजी है। यह असल में यूनानी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ यथार्थ लेखा जोखा है। यूनानी में एटिमोलॉजी मूलतः दर्शन की एक शाखा थी, न कि भाषा विज्ञान की। इसके अंतर्गत यूनानी दार्शनिक किसी शब्द द्वारा व्यक्त भाव या विचार की यथार्थ जानकारी के लिए शब्दों के मूल या उसके मूल अर्थ का अध्ययन करते थे। हिंदी में इसके लिए व्युत्पत्ति शास्त्र शब्द है। व्युत्पत्ति का अर्थ विशेष या विशिष्ट उत्पत्ति। प्राचीन काल में भारत ने इस शास्त्र को निरुक्त कहते थे और यह 6 वेदांगों में एक था। लेकिन लोगों का विश्वास है कि उस समय निघट्टू के शब्दों की व्याख्या और व्युत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए बहुत से निरुक्त ग्रंथों की रचना हुई थी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध निरुक्त यास्क का था और केवल यही उपलब्ध है। इस प्रकार यास्क विश्व के प्राचीनतम उत्पत्तिकार हैं। उन्होंने अपने निरुक्त में कुल 1298 व्युत्पत्तियाँ दी हैं, जिनमें 224 बहुत ही वैज्ञानिक और युक्ति संगत है। व्युत्पत्ति शास्त्र के प्राचीन रूप को ठीक से हृदयगम करने के लिए ये बता देना आवश्यक है कि यास्क ने एक शब्द की एक ही व्युत्पत्ति न देकर एक से अधिक व्युत्पत्तियाँ दी हैं। इसका आशय यह है कि उन लोगों के लिए ये एक निश्चित और नियमित विज्ञान या शास्त्र नहीं था। मनमाने ढंग से जितनी भी बुद्धि दौड़ाई जा सके दौड़ाई जाती थी। यही कारण है कि इन व्युत्पत्तियों में आधी से अधिक तो अत्यंत पुराने ढंग की तथा मनमानी और कुछ संयोग से ठीक और वैज्ञानिक हो गई। प्लेटो के समय में और उनके कुछ पूर्वी यूनान में दर्शन की शाखा के रूप में इस शास्त्र का अध्ययन प्रचलित था। वहाँ उस समय विद्वानों का विश्वास था कि किसी शब्द की ध्वनि और उसके द्वारा व्यक्त किए गए अर्थ में कुछ संबंध होता है और इस संबंध को सिद्ध करने के लिए वहाँ भी मनमानी व्युत्पत्तियाँ दी गई। प्लेटो ने अपनी पुस्तक क्रेटिलस में ध्वनि और अर्थ के संबंध का उस समय की ये बातें देखने के कारण ही उपहास किया जाता रहा। लेकिन मध्य युग तक आते आते जब लोगों को देश देशांतर तथा उनकी भाषाओं में परिचय बढ़ा तो संसार की सारी भाषाओं को किसी एक भाषा से निकली सिद्ध करने के लिए अर्थ तथा ध्वनि की दृष्टि से मिलते जुलते शब्दों के बहुत से संग्रह बने। उस समय तक इस संबंध में कुछ निश्चित सिद्धांत तो थे नहीं। लोग अटकल से या दो शब्दों के बाह्य रूप को देखकर दोनों को एक शब्द से निकला मान बैठते थे। जैसे अंग्रेजी के शब्द नियर का अर्थ समीप है
और भोजपुरी में नियर का अर्थ यही है। दोनों शब्द एक मूल के मान लिए जाते थे। ऐसे ही न जाने कितने बड़ी बड़ी पुस्तकें बनी जिनमें इस प्रकार के उदाहरणों के आधार पर हिब्रू से अंग्रेजी या हिब्रू से ग्रीक का संबंध स्थापित किया गया। यूँ तो उन लोगों के कार्य आज व्यर्थ सिद्ध हो चुके हैं, परंतु इनका ऐतिहासिक महत्व है कि उन्हीं अटकलों और असंगत बातों में भाषा विज्ञान के शिशु ने जन्म लिया और वह फलता रहा। व्युत्पत्ति और भ्रामक व्युत्पत्ति शब्द में भी अंतर है कि भ्रामक व्युत्पत्ति के कुछ मनोरंजक उदाहरण लिए जा सकते हैं, जैसे पहरा देने वाला संतरी अधिकतर किसी के आने पर कहता सुना जाता है, हुकुम सदर। इसका अर्थ लोग समझते हैं यह सदर हुकुम है कि यहाँ आना मना है, पर मूलतः ये शब्दावली हुकुम सदर न होकर हु कम्स देयर, इसका आशय कौन आता है। तो भ्रामक व्युत्पत्ति के कारण लोगों ने इसे हुकुम सदर कर डाला है। ग्रामीण जनता में इसी प्रकार लाइब्रेरी पुस्तकालय राय बरेली कही जाती है। गांव के मिडिल स्कूलों में चेम्स फोई महोदय चिलम फोड़ कहे जाते हैं। चार्ज शीट को चार शीट जो 4 पन्ने का कागज़ हो, पाव रोटी को पाव रोटी, पाव भर की रोटी भी इसी कारण माना जाता है। व्युत्पत्ति में एक मूल के शब्द बाह्य रूप तथा अर्थ की दृष्टि से प्राय कुछ मिलते जुलते रहते हैं। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है, जैसे भारोपीय में तो अंग्रेजी में ईव कहते हैं, जैसे अंग्रेजी में फ्री तो संस्कृत में पशु, अर्थ और रूप दोनों भिन्न हैं। तो शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से एक है पर अलग अलग हैं। कुछ में तो अर्थ की दृष्टि से भी कोई समानता नहीं होती है। शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे जिस शब्द की उत्पत्ति देनी हो उसके जीवन का पता लगाकर उस पर काल क्रमानुसार विचार करके उसके प्रयत्नतम रूप, अर्थ और प्रयोग को निश्चित कर लेना चाहिए। जिस शब्द के संबंध में बातें निश्चित हो जाएं, उसकी व्युत्पत्ति देने में भटकने का भय प्राय नहीं रह जाता। 2 भाषाओं में एक ध्वनि एक अर्थ के शब्द पाकर बिना और छानबीन किए दोनों को संबंध नहीं मानना चाहिए। उदाहरण के लिए भोजपुरी का नियर, नियर, नियरा, अंग्रेजी का नियर, नज़दीक शब्दों को ले। दोनों में ध्वनि और अर्थ का साम्य है, पर यथार्थतः भोजपुरी का नियर, नियरा संस्कृत शब्द निकट से निकला है और अंग्रेजी का नियर पुरानी नास के नेर से। इस प्रकार दोनों का कोई संबंध नहीं। यहाँ इस प्रकार का साम्य मिले और उस भाषा बोली की जननी भाषा में उस शब्द के समानार्थी शब्दों तथा उस शब्द की प्राप्त जीवनी को लेकर विचार करना चाहिए। 2 शब्दों को संबंध सिद्ध करने और किसी पुराने शब्द से किसी बात के शब्द को व्युत्पन्न करने में ध्वनि या रूप के अतिरिक्त अर्थ पर भी विचार करना चाहिए। यदि कोई अर्थ परिवर्तन दिखाई पड़े तो भूगोल, इतिहास तथा सामाजिक नियमों एवं रूढ़ियों के प्रकाश में उस परिवर्तन का कारण समझ लेना चाहिए। किसी भी ध्वनि का न तो यूँ ही लोप होता है, न कोई अतिरिक्त ध्वनि यूँ ही किसी शब्द में जुड़ जाती है। अकारण अनुनासिकता भी इसका अपवाद नहीं। इस प्रकार के परिवर्तन में मुखसुख, सादृश्य, किसी और शब्द का साथ में जुड़ना, स्वराघात यानी बलात्मक तथा संगीतात्मक आदि काम करते हैं। इन दृष्टियों से भी 2 शब्दों यदि उनके रूप अभिन्न न हो तो संबंध सिद्ध करने में विचार आवश्यक है। भाषा के विकास के साथ शब्द उच्चारण की दृष्टि से सरल तथा लंबाई में प्राय छोटे होते जाते हैं। एक शब्द के 2 रूपों में प्राचीन तथा अर्वाचीन रूप पहचानने के लिए इस सिद्धांत को सामान्यतः अपनाया जा सकता है। यूँ इसके अपवाद भी मिल सकते हैं। यदि किसी अन्य भाषा से किसी शब्द के उधार लिए जाने की संभावना हो तो ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से उस पर विचार अपेक्षित है। 2 भाषा भाषियों के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संपर्क होने पर ही एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में पहुंचते हैं। किसी भी भाषा के शब्द प्रमुखतः 3 प्रकार के हो सकते हैं, जिनके संबंध में ऊपर कहा जा चुका है। किसी शब्द की व्युत्पत्ति निश्चित करने में
इन सब का ज्ञान आवश्यक है। संभव है देखने में कोई शब्द विदेशी ज्ञात हो, पर यथार्थ वो अपनी प्राचीन भाषा से विकसित हो और उसी जननी भाषा से अतीत में कभी विदेशी भाषा में चला गया हो, या दूसरी ओर कोई शब्द जननी भाषा से विकसित हुआ ज्ञात हो, पर यथार्थ है वो जननी भाषा से विदेशी भाषा में आ गया हो और फिर विदेशी भाषा से ही वो आधुनिक काल में लिया गया हो। इस दूसरी अवस्था में वो शब्द विदेशी कहा जाएगा, यद्यपि उसका मूल देशी है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी शब्द शैम्पू लें। पढ़ी लिखी औरतों में ये एक प्रतिष्ठित शब्द है। प्रसाधन सामग्री में इसका प्रमुख स्थान है। इसे प्राय लोग अंग्रेजी का समझते हैं, पर यथार्थ ये हिंदी शब्द चापना से ही अंग्रेजी में लिया गया है। इस प्रकार मूलतः शैम्पू हिंदी शब्द है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से मूलतः हिंदी चापना से विकसित होते हुए भी शैम्पू अंग्रेजी से लिया गया माना जाएगा। दो भाषाओं के दो शब्द यदि अर्थ और ध्वनि की दृष्टि से समान या समीप ज्ञात हों तथा अन्य सारी बातों का विचार करने पर भी उनके संबंध में कोई निर्णय न हो सके तो देखना चाहिए कि वे दोनों भाषाएं कहीं एक परिवार की तो नहीं हैं, और यदि हैं तो उनमें पाए जाने वाले मिलते जुलते शब्द उन दोनों की आदि जननी मूल भाषा के तो नहीं हैं। संस्कृत पित्त, अंग्रेजी फादर, फारसी हफ्त, संस्कृत सप्त ऐसे ही शब्द हैं। इस प्रकार के शब्दों में यदि मूल भाषा के किसी एक शब्द से विकसित होने की संभावना का ध्यान न रखा जाए तो प्राय इस निर्णय पर पहुँचने का भय रहता है वो शब्द उन दोनों भाषाओं में किसी से दूसरे में लिया गया है। आधुनिक युग के प्रसिद्ध व्युत्पत्ति शास्त्रियों में नेपाली डिक्शनरी के सुयोग्य संपादक टर्नर के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध व्युत्पत्तिकार स्क्रिट, यूल, बर्नेल आदि के नाम लिए जा सकते हैं। भारतवर्ष के इस क्षेत्र में कार्य करने वाले में मुनि रत्नचंद्र जी महाराज अर्धमागधी, हरगोविंद दास विक्रमचंद सेठ प्राकृत, ज्ञानेंद्र मोहन दास बंगला, गोपाल चंद उड़िया, कृष्णाजी पांडुरंग कुलकर्णी मराठी, हरिवल्लभ भायाणी गुजराती, वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी आदि प्रधान हैं। व्युत्पत्ति शास्त्र के आधार पर किसी भाषा के समस्त शब्दों की संपूर्ण जीवनी देकर उस भाषा का बहुत सुंदर कोश बनाया जा सकता है, जिससे भाषा के अतिरिक्त समाज विज्ञान तथा विज्ञान संबंधी कितनी भी समस्याओं पर प्रकाश पड़ सकता है। कार्य के कठिन होने के कारण अभी तक इस दिशा में उल्लेख के प्रयास नहीं हुए हैं, पर निकट भविष्य में ध्यान आकर्षित किया जाएगा। व्युत्पत्ति के संदर्भ में 3 व्युत्पत्तियों पर हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जैसे संस्कृत में घोटक, प्राकृत में घोड़ा, हिंदी में घोड़ा। यहाँ घो तो जो का त्यों है, ट 2 स्वरों के बीच में था, अतः घोषीकरण हो गया ड। हिंदी में इसी का विकास ड हो गया। अंत का अक विकसित होते होते आ हो गया। संस्कृत हस्ती, प्राकृत में हत्ती, हिंदी में हाथी। यहाँ ह जो का त्यों है, स जो हा में परिवर्तित हो जाता है के मिलने से त का थ हो गया। मात्रा में कमी न होने के लिए थ का थ हुआ, किंतु 2 महाप्राण साथ साथ उच्चरित नहीं हो सकते, अति थ का त हो गया। प्राकृत में यही हत्ती है। हिंदी में सामान्यतः तद्भव शब्दों में एक व्यंजन की प्रवृत्ति है, अतः थ का थ रह गया और शब्द की मात्रा की दृष्टि से इस क्षति की पूर्ति के लिए ह के अ का आ हो गया। इस प्रकार हाथी हो गया। संस्कृत में उष्ट, प्राकृत में उट्ट, हिंदी में ऊँट। षट में उच्चारण की दृष्टि से श और र निर्बल है तथा ट सबल है, अतः ट ने श और र को समीकृत कर दिया, अतः षट का हो गया ट। और प्राकृत में उट्ट। हिंदी में एक व्यंजन की प्रवृत्ति के कारण जब टट का ट हो गया तो मात्रा की दृष्टि से क्षतिपूर्ति के रूप में ऊ का ऊ हो गया, साथ ही स्वतः अनुनासिकता भी आ गई। इस प्रकार उष्ट का ऊँट हो गया। भाषा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा नाम विज्ञान भी है। ये शब्द विज्ञान की ही एक महत्वपूर्ण शाखा है।
जिसमें स्त्री पुरुष, स्थान, नगर, देश, नदी आदि के नामों की व्युत्पत्ति की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।